अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी नाज़िया इलाही खान। बहुत शुक्रिया नाज़िया कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। और आपका कुर्ता मुझे इतना अच्छा लग रहा है आरज़ू जी, प्लीज इतने अच्छे यार अच्छे कुर्ते मैं आप। कब से वेट कर रही हूँ कि कोई यहाँ से मुझे जाता हुआ मिले और मैं आपको और मेरे एक दो और फ्रेंड्स हैं इंडिया में, मैं उनको कुछ भेज पाऊँ। और अभी तक जो है वो मुझे लगता है कि कुछ वीजा का प्रॉब्लम है, वरना एक दो लोगों ने मुझे कहा था कि वो जाएंगे। डेफिनेटली मैं कुर्ता जरूर भेजूंगी। तो अब क्योंकि ना, आप लेट हैं, अब क्योंकि मेरा पहला वाला गिफ्ट भेजने में आप लेट है, तो अब हाँ, आपको दो भेजना पड़ेगा। डन डन हो गया, बिल्कुल दो ही भेजूंगी डेफिनेटली। तो नाज़िया, आज अगर हम बात करें बांग्लादेश की और कैसे देखती हैं आपके जो वहां पे जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, और आपके यहाँ भी ममता बनर्जी जो है उनको भी हमेशा से हमने देखा कि वो काफी सपोर्ट करती रही है, लेकिन अभी इस वक्त पाकिस्तान के साथ भी उनके टर्म्स जो है बांग्लादेश के बेहतर हो रहे हैं, लेकिन भारत के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको फ्यूचर? पाकिस्तान के तो बहुत खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। वो हम हाँ, नवा था पर रुसवाई ना थी, कि धूप छाओं का आलम था पर जुदाई ना थी। ये तो वो वाले हालात दिखाई दे रहे हैं कि इतनी मेहनत करके भारत ने 1971 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को हेल्प करके, और बिकॉज ऑफ भारत, जस्ट बिकॉज ऑफ भारत, बांग्लादेश बन पाया। नहीं तो पाकिस्तान में बांग्लादेश बंगालियों को डिफेम किया जाता था, उनको नाटे नाटे, काले काले, मोटे मोटे कहा जाता था, उनकी भाषा को अप्रिसिएट नहीं किया जाता था, उनकी भाषा को डिफेम किया जाता था, बेइज्जत किया जाता था। हमको आज भी याद है, जो लोग इतिहास पढ़ते हैं या पुराने पन्नों को उठाते हैं, उनको आज भी याद होगा कि 1971 में 3 लाख से ऊपर वॉर बेबीज पैदा हुए थे। कई कई बहनों का सिंदूर उजड़ गया था, कई माओ की गोद सुनी हो गई थी। इन सब चीजों को भूल करके मोहम्मद यूनुस अपनी भिखारी हालत में जिस हिसाब से पाकिस्तान से अपने रिश्ते को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुत्ता कुत्ते के झुंड में ही रहना पसंद करता है और शेर शेर के झुंड में ही रहना पसंद करता है। अब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी जो थी है, जो बहुत हिफाजत से रखे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जो राखी भाई हैं शेख हसीना के, वो शेर की बेटी थी, शेर नहीं थी। तो इसलिए शेर शेर का एक अच्छा ट्यूनिंग बैठता था। अब आती है बात कि आज अगर पाकिस्तान में खाने खाने को नहीं है, आटे चावल का के लाले पड़े हुए हैं, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वहां पर नौकरी नहीं है, वहां पर लोग रोटी खाते हैं तो सब्जी के लिए तरसते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर बांग्लादेश बहुत ज्यादा पाकिस्तान से इन्वॉल्वमेंट रखना चाहता है या फैमिली एक्वेंटेंस में फैमिली रिलेशन रखना चाहता है, तो बात तो साफ है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि बांग्लादेश जो इक्विपमेंट्स मंगा रहा है, या जो आरडीएक्स मंगा रहा है, या जो एम्यूनेशन मंगवा रहा है, वो बांग्लादेश में रह रहे 7.2% हिंदुओं को बिल्कुल से खत्म करने के लिए मंगा रहा है। इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है। मैंने डे 1 से, जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, तब से मैंने एक बात बार बार कही थी कि बांग्लादेश सुधर जाए या हमारे अंडर कंट्रोल आ जाए या हमारी आर्मी कूप कर जाए और सारी चीजें फिर से बेटर हो जाए। मोहम्मद यूनुस जो है वो जनवरी के 2025 जनवरी के ट्रंप के ओथ के बाद वो जेल चला जाए, लेकिन फिर भी बांग्लादेश का बंटवारा होना बहुत जरूरी है और एक हिंदुस्तान बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या पता फिर से कोई मोहम्मद यूनुस जैसा दलाल जो है आतंकवादियों का फिर से कोई जिंदा हो सकता है। क्योंकि हम तो मोहम्मद गौरी को मारते हैं और कोई ना कोई उसकी नाजायज औलाद पैदा कर देता है। हम औरंगजेब को मारते हैं, कोई ना कोई उसकी नाजायज औलाद को पैदा कर देता है। और आप देखिए आरजू जी कि शेख हसीना के इनर गारमेंट किसने उड़ाए थे हवा में? मुसलमानों ने ही उड़ाए थे। आज मुझे या आपको अगर गालियां देने वाला कोई है तो वो मुसलमान ही है। आप सोचिए कि सर पे टोपी रख करके, आंख में सुरमा लगा करके और चेहरे पर सुन्नते रसूल की दाढ़ी रख करके क्या कर रहा है मुसलमान, क्या किया उसने? एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली औरत और दूसरा ला इलाहा पढ़ने वाला मर्द, वो औरत के इनर गारमेंट ब्रा और चड्डी को उड़ा रहा है हवा में। कैन यू इमेजिन?
मुझे और आपको कमेंट में कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि मुझे और आपको गंदी गंदी सड़ी सड़ी गालियां कौन देता है? मुसलमान ही तो देता है। तो अगर ये वाकई में सुन्नत रसूल मानते हैं, अगर ये वाकई में अल्लाह के बंदे हैं, अगर ये वाकई में हमारी अल्हामी किताब अल कुरान को मानते हैं, अगर ये वाकई में रसूल की सुन्नत पर चलते हैं, तो कब रसूल पाक ने कहा कि मुसलमान औरत के भी तुम ब्रा और चड्डी को हवा में उड़ा दो, या मुसलमान औरत अगर कुछ काम कर रही है तो तुम उसको गंदी गंदी गालियां परोसो? ये कब कह दिया? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पहले भिकारिस्तान बना, फिर जाहिलिस्तान बना और अब कब्रिस्तान बनने वाला है, उसी तरीके से बांग्लादेश भी 2.0 जिहादिस्तान बन चुका है, अब कब्रिस्तान भी बन ही जाएगा। लेकिन भारत के साथ तो बांग्लादेश के हमेशा से टर्म्स अच्छे रहे हैं, और अब अचानक से गवर्नमेंट चेंज होने से जिस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भारत से मदद भी मांग रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि गेहूं दे दें और कभी कह रहे हैं कि चावल दे दें, और इस किस्म की चीजें भी चल रही हैं। तो मगर साथ ही साथ शेख हसीना को भी वापस मांगा जा रहा है। पाकिस्तान के साथ तो मैं कहती हूँ जो कुछ 71 में हुआ उसके बाद चीजों को ठीक करना चाहिए। ठीक है, उस वक्त जो भी गलती हुई पाकिस्तान की तरफ से हुई या जो, उसको कहीं ना कहीं हमें करेक्ट करना पड़ेगा। हम ये नफरतें लेके हमेशा के लिए नहीं रह सकते। लेकिन यानी भारत ने तो हमेशा ही बांग्लादेश का साथ दिया, तो इनको क्या हुआ ये जो नए इनके प्राइम मिनिस्टर आए? भारत का साथ देने के लिए भारत तभी साथ देगा मोहम्मद यूनुस का जब मोहम्मद यूनुस आतंकवाद को छोड़ करके इंसान में तब्दील हो जाएगा। आपने कहा कि गेहूं भी मांग रहा है, बिजली का पैसा भी 1 मिलियन मांगा और दे भी दिया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी के लिए भी बहुत गुजारिश कर रहा है मोहम्मद यूनुस। देखिए, मुसलमानों की तो आदत है, जो कट्टर मुसलमान है, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है, उनको तो भीख मांगने की आदत ही होती है, कभी चंदा की शक्ल में, कभी फितरा की शक्ल में, कभी ज़कात की शक्ल में, कभी मस्जिद बनाने की शक्ल में, कभी बेटी ब्याहने की शक्ल में, कभी बेटी को मसियार के नाम पर बेचने की शक्ल में, कभी निकाह मुत्ताह के नाम पर बेटी को बेचने की शक्ल में। तो मुसलमानों को तो लुंगी उठा करके और बगल में एक लेदर का बैग ले करके चंदा मांगने की तो बहुत पुरानी आदत है, बहुत पुरानी आदत है। अब आप सोचिए कि हम अल्लाह का कलाम जरूर पढ़ते हैं और हर रोज पढ़ते हैं अल कुरान खोल करके, फजर की नमाज के बाद अगर 2 लाइनें अल कुरान ना पढ़े तो शायद लगता है कि दिन पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने अल्लाह के कलाम को और अल कुरान को अपना कारोबार बनाया हुआ है। ये जो मज़ारों में बैठ करके सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और उसके बाद फूक फूक करके 501 रुपया लेते हैं, तो ये कौन से मुसलमान है जो आयतों को बेच करके अपना घर चला रहे हैं? हमने तो कभी आयतें नहीं बेची, हमने तो कभी सूरतें नहीं बेची, हमने तो कभी अल कुरान के कलाम को नहीं बेचा, ये तो यही बेच रहे हैं। तो इनको भीख मांगने की बहुत पुरानी आदत है। अब आती है दूसरी बात कि अगर वाकई में मोहम्मद यूनुस को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके इकोनॉमी को, उनके हालात को बेहतर करना है, तो फिर ये जंगे करबला और जंगे बदर और जज्बाए कौम, ये इसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आप मेरे घर पे आएंगी और मुझे ही गालियां परोसेंगी, मुझे ही 2 थप्पड़ मारेंगी और फिर कहेंगी कि नाजिया ने तो मुझे बिरयानी भी नहीं खिलाई, नाजिया ने तो मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछा। तो फिर ये क्या है भाई? ये कौन सी बात है? आप मुझे गालियां भी देंगी, आप मुझे थप्पड़ भी मारेंगी, आप मेरे माँ बाप को भी गालियां देंगी, आप मेरे घर के बच्चों को काटेंगी भी, मेरे घर की माँ बहनों को लूटेंगी भी, और उसके बाद फिर आपका ये एक्सपेक्टेशन भी रहेगा कि मैं बहुत लंबा चौड़ा सा दस्तरखान लगा करके आपको मुगलाई खाना खिलाऊं। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो डिजिटल भारत है, ये तो मोदी का भारत है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन शेख हसीना को आप लोग वापस करने का सोच रहे हैं या वापस किया जाएगा जिस तरह से वहां की गवर्नमेंट इस वक्त कह रही है बांग्लादेश की? और खैर सब लोग तो बांग्लादेश के, मेरा नहीं ख्याल के भारत के खिलाफ होंगे, लेकिन इस वक्त जो इम्प्रेशन आ रहा है वो बहुत अजीब सा है। अचानक ही गवर्नमेंट चेंज होते ही जैसे हर एक का जो है वो ब्रेन वॉश हुआ हुआ है। तो शेख हसीना वापस जाती नजर आ रही है आपको? बिल्कुल जाएंगी। घर की बेटी घर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? कितने दिन तक अपने राखी भाई के पास रहेगी? लेकिन शेख हसीना जिस दिन जाएगी उससे 2 दिन या 3 दिन पहले मोहम्मद यूनुस चक्की पीसने के लिए जेल में जाएगा। और यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस ने 119 कंट्रीज को इंटरपोल करके रिक्वेस्ट किया कि भारत को कहिए कि शेख हसीना को वापस कर दे। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, वो कांप रहा है, वो समझ रहा है कि दिवाली के पटाखे तो फूट गए और नए साल की फुलझड़ियां भी छूट गई। अब ये जो नया आलू बम तैयार हो रहा है, ये कहीं इसके पजामे में
उटंगे सलवार में या लुंगी में ना डाल दिया जाए, लेकिन तैयारी उसी की चल रही है और बुरे का अंजाम बुरा होता है। शेख हसीना उस दिन पहुंचेंगी जिस दिन वो सीधा अपने वजीर आजम के चेयर पर बैठेंगी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ना ही इंटरनेशनल कोर्ट को शेख हसीना का रेजिग्नेशन दिखा पाया है और ना ही यूएन को वो प्रूव कर पाया है कि शेख हसीना ने रिजाइन किया। लेकिन जो लोग इलीगल तरीके से बांग्लादेश से भारत में दाखिल हुए हैं, आपके हिसाब से, बिकॉज आप लॉयर भी हैं, आपको क्या लगता है कि उनको निकाला जा सकेगा, उन्हें पकड़ा जा सकेगा, या ये काम बहुत मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो है। मुश्किल इसलिए है, मैं कानूनी प्रक्रिया पर भी आऊंगी, लेकिन मैं पहले जो यहाँ के जीरो ग्राउंड के हालात है मैं उसको जरूर कहना चाहूंगी कि इलीगल इंट्रूडर्स जो है, बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है, उनको समर्थन मिला हुआ है यहाँ के विपक्षी दलों का। जैसे दिल्ली में अमानतुल्लाह जो विधायक था, मंत्री था आम आदमी पार्टी का, वो पाल पोस रहा है, वो जाकर के पैसे देता था, वो एयर कूलर देता था, वो उनको पालता था अपने वोट के लिए। उसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। अब आप देखिए कि जिस दिन पूरी दुनिया न्यू ईयर मना रही थी, अंग्रेजी नया साल का सेलिब्रेशन कर रही थी, उस दिन पता चला कि मालदा की जो एक पंचायत प्रधान है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है और वो टीएमसी की लीडर है, नेता है वो टीएमसी की। तो हमारे कहते हैं ना कि आस्तीन में सांप पालो, अपने सांप को दूध पिलाओ फिर वो तुम्ही को डसेगा, आ बैल मुझे मार। तो ये ऑलरेडी कांग्रेस के कार्यकाल में हो चुका। अब 53 और 54 ईयर की चीजों को बेटर करने में समय तो लगेगा और लगना ही है समय, क्योंकि सत्ता की लालच और चेयर के लोभ ने हमारे भारत के कई नेताओं को देश विरोधी बना दिया है और उनको पता है कि उनके जो स्कैम है, उनका जो घोटाला है और जनता के प्रति जो उन्होंने कोई काम नहीं किया है, अगर ये पॉकेट वोट बांग्लादेशी घुसपैठिया खत्म हो जाते हैं तो उनकी तो सरकार ही गिर जानी है ना, उनकी तो सरकार ही गिर जानी है। उनके तो वोट के समय में या इलेक्शन के समय में उनका तो ब्लूप्रिंट ही ऐसे रेडी होता है कि भैया पश्चिम बंगाल ओके 16% घुसपैठिया फिक्स्ड है, 28% मुसलमान वोट फिक्स्ड है, लीजिए भैया आधा जनता तो इनके पॉकेट में घूम रहा है। अब लड़ना किसके लिए है? सिर्फ 15-16% के लिए लड़ना है। तो इनका तो ये चीज फिक्स है ना। अब इनको समझ में आएगा कि 16% वोट या 18% वोट जो पॉकेट वोट है बांग्लादेशी घुसपैठिया, अगर वो खत्म हो जाता है तो इनके लिए तो दुविधा बढ़ जाती है, इनके लिए तो इलेक्शन में चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाता है। लेकिन क्योंकि एनआरसी पर आलोचना सर्वोच्च न्यायपालिका में हुई, क्योंकि एनआरसी पर आलोचना हमारे लोकतंत्र के मंदिर में हुई, क्योंकि एनआरसी पर आलोचना कई भारत की न्यायपालिका में हुई और हर बार केंद्र सरकार जीतता हुआ नजर आया है और कांग्रेस के पास मुंह नहीं है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन सामने से आकर करे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने खुद ये स्पीच बीबीसी वर्ल्ड न्यूज को दिया था, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज को, कि जो घुसपैठिए हैं उनको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त की गवर्नमेंट के लिए। जैसे आप भी कह रही हैं, वहां हमने ये भी सुना था कि कुछ बंगाली में भी कुछ एक्सेंट का डिफरेंस होता है, कि जो भारत में जो बंगाली बोलते हैं या जो बांग्लादेश में बोलते हैं उस वजह से भी वो शायद पकड़े जाते हैं कि ये यहाँ से या वहां से ऐसे करके। भारत में बोला जाता है आमी आसी और बांग्लादेश में बोला जाता है आमी आयतासी, आमी जाती। ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बोला जाता है और वहां बोला जाता है आमी जैतासी, खाइतासी, उतय जाचिस, उतय अच्छिस। ये तो वो तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। फिर उनका जो खाने पीने का तरीका है, उनका जो पहनने ओढ़ने का तरीका है, वो तुरंत 1 सेकंड में हम लोग पकड़ लेते हैं। हमारे घर पे कई बार अमेज़न और स्विगी वाले आते हैं, उनके जुबान से हम पकड़ लेते हैं कि वो बांग्लादेशी है, हम पकड़ लेते हैं। मतलब करोड़ों लोग गए ना, करोड़ों के कई करोड़ जो है वो इस वक्त है, तो क्या किस तरीके से मतलब उनको अलग किया जाएगा, किस तरीके से उन्हें वापस भेजा जाएगा, ये आपको एक वो नहीं लग रहा कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है? इट्स अ वेरी चैलेंजिंग मैटर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन मोदी की सरकार इज सच एन क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल कि जो भी करेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिक्योर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से करेगी। ये बात तो बिल्कुल तय है। किसको पता था कि कश्मीर से 370 हटा भी दिया जाएगा और एक आलू बम भी नहीं फूटेगा, लेकिन हुआ तो वही ना। किसको पता था कि राम मंदिर बन भी जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो भी जाएगी
और विवाद करने वाले विवाद करते रह जाएंगे, भोंकते रह जाएंगे, लेकिन हो तो गया ना। इतनी भव्य राम प्रतिष्ठा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। और अभी हमारे भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिया निकालो अभियान चल रहा है, ऑलरेडी अभियान, और वो भी प्रोमिनेंट और बिल्कुल घोषित करके ये अभियान चल रहा है। और एवरी डे आप भारत के न्यूज चैनल्स पर, क्योंकि आप बहुत फ्लुएंटली बैठती हैं और बहुत ज्यादा आप वहां पर एज अ पैनलिस्ट होती हैं भारत के न्यूज चैनल पर, तो आप देखिएगा कि एवरी डे कम से कम 10,000 बांग्लादेशी घुसपैठिया अरेस्ट तो हो ही रहे हैं। इवन बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं, वो भी अरेस्ट हो रहे हैं, उनकी भी टीम बस्ट हो रही है। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल ये चीज सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, उसके अलावा भी कई कंट्रीज के लोग जो है लीगल तरीके से, जैसे बांग्लादेश में कह लीजिए भारत में जाते हैं, सॉरी, तो उसको लेकर डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसको तो यहाँ की गवर्नमेंट के गिरने से या हटने से पहले ही इसके ऊपर काम करना चाहिए था भारत की गवर्नमेंट को। आपका क्या ख्याल है? नहीं, देखिए, कांग्रेस को पता था कि वो एक धक्का वाला सरकार चला रही है, ये बात कांग्रेस को पता था। कांग्रेस जानती थी कि जब तक बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ पर हैं, या जब तक पाकिस्तानी माइंडेड मुसलमान भारत में हैं, तब तक कांग्रेस की सरकार कभी गिर ही नहीं सकती है। ये तो कांग्रेस को पता था। वो तो टेकन फॉर ग्रांट लेकर के बैठा हुआ था ना, कि इतना % बांग्लादेशी घुसपैठिया, इतना % रोहिंग्या, इतना % पाकिस्तानी, इतना % अफगानी, और हम जीत गए। और ये तो मुसलमान तो मुझे वोट देगा ही, हर हाल में देगा, क्योंकि हम उसको क्राइम करने की छूट दे रहे हैं, अश्लीलता करने की छूट दे रहे हैं। लेकिन जो हिंदू एकत्रित हुए और मोदी जी की सरकार आई, तब इनके कान खड़े हुए। हालांकि इन्होंने एक साल शाहीन बाग ब्लॉक किया, सीए नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे। जावेद अहमद खान ने पश्चिम बंगाल में पाक सर्कस मैदान में 1 साल ब्लॉक किया कि भाई हम नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम जैसे लोग सामने आए और कहने लगे कि भाई 1 साल तुम एक मैदान को बुक करके, तुम लाखों लोगों को धरना पे बैठा करके, तुम उनको 3 टाइम का खाना दे रहे हो, साबुन दे रहे हो, शैम्पू दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, और फिर पैसा दे रहे हो। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे पास? पाकिस्तान से आ रहे हैं, तालिबान से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तब जाकर के उन्होंने वो धरना उठाया है। तो अभी क्या है कि उनको जो जवाब मिल रहा है ना, वो उस जवाब में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, 18 दिन पहले जावेद अहमद खान पश्चिम बंगाल में मंत्री है, और उसके एंसेस्टर्स, मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक केस फाइल करके रखा हुआ है कि उसके एंसेस्टर्स जो है वो पेशावरी हैं, पाकिस्तानी पेशावरी हैं। और वो इस चीज को हमेशा से छुपाता आया। वो अपने परदादा, ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर के बारे में कुछ नहीं बताता है, लेकिन फादर के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कस्बा है, और उस कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो उसका बेटा जो है वो लैंड माफिया चलाता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम करता है। उसके उस कंस्ट्रक्शन में बांग्लादेशियों में आपस में मुठभेड़ हुआ और गोली गोली चला दिया गया। और वो विधायक, एमएलए बैठ करके बोल रहा है हम खुद डरे हुए हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांग्लादेशी घुसपैठिया घुसे कैसे। लेकिन बहरहाल ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। लेकिन बहरहाल मेरा तो ये ख्याल है कि ये सब यानी गवर्नमेंट चेंज होने से पहले ही बांग्लादेश की जो है वो भारत की गवर्नमेंट को इस चीज को देखना चाहिए था कि इलीगल लोग ना, इलीगल तरीके से लोग ना आ सके कंट्री में। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त अफगानिस्तान के लोगों को कहा जा रहा है कि निकलो, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये चीज किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं होती। थैंक यू सो मच जी। नहीं, अभी आपने एक बात छेड़ी है जिसको मैं पूरा तो करूंगी। हाँ, श्योर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये अफगान लुटेरा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भूल गया है क्या पाकिस्तान, या अफगान भूल गया? नहीं भूल नहीं गए, लेकिन अगर किसी किस्म के प्रॉब्लम होगा, टेररिज्म होगा, तो वो किसी भी जगह से हो, तो पाकिस्तान तो को निकालना चाहिए। अगर नहीं निकालते तो खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। बचपन में हमें सूरह नास बहुत याद करवाया जाता था कि जब भी डर लगे, हालांकि हमारे नमाज में भी ये कुल तो हम पढ़ते ही हैं 4 कुल में से, कि जब भी डर लगे या जब भी ऐसा लगे कि कोई आपका दुश्मन है, तो पढ़ लीजिए कुल औज़ु बिरब्बिल नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जन्नति वन नास। अब समझ में आया कि ला इलाहा, हम कलमा भी एक दूसरे पर सूरह नास पढ़ सकते हैं।
अब समझ में आया कि एक्चुअली में आरजू जी ये मुसलमान तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा, अरे हम तो एक है, अरे हम तो एक इस्लाम वाले हैं, अरे हम तो एक अल्लाह वाले हैं, ये बेसिकली दिखाया जाता है हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, यहूदियों को। और ये तो अल कुरान गवाह है, ये शिया सुन्नी का नहीं हुआ, सुन्नी शिया का नहीं हुआ, तो ये बाकी रिलीजन वालों का क्या ही हो जाएगा। पर गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम घुसपैठियां निकालते हैं तो भाई आप वो इरशाद अंकल तो बड़े गुस्सा हो जाते हैं हमारे साथ जब पैनलिस्ट में बैठते हैं, क्या आप निकाल रहे हैं मुसलमानों को, आप निकाल रहे हैं मुसलमानों को, आप बड़े मजे में निकाल रहे हैं अफगानियों को। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर वो तो अक्सर ही गुस्सा कर जाते हैं। कल भी मेरे साथ शो में थे और बड़ा चिल्लाए चीखे, मैंने कहा चिल्लाते रहे, तो वो उनका तो क्या ही कहें। लेकिन बहरहाल ये है कि इस वक्त जो है अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसमें मेरा ख्याल है रिलीजन नहीं देखना चाहिए, उनको निकाल के बाहर खड़ा करना चाहिए। और पाकिस्तान को ऐसा करेंगे, पाकिस्तान से तभी कुछ बेहतर होगा। थैंक यू सो मच नाजिया, आपने ज्वाइन किया। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।